जब तुम्हें दुनिया ने कचरा कहा तुम क्या बनोगे? एक ऐसा लड़का जिसको आप करते हैं क्लीनर्स। क्या ये लोग रूडो के दुश्मन बनेंगे या उसकी नई जिंदगी का पहला कदम? वेलकम टू गाचिया कुता। कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत शहर से, जहाँ के लोग बेकार की चीजें और कई सारे सामान को गार्बेज में डाल देते हैं। वहाँ पर एक मिस्टीरियस बंदा उन्हें घूर रहा था। वहाँ के सारे कचरे एक ट्रक के जरिए बाहर बेच दी। तभी एक लड़का उस शहर के गार्बेज एरिया में घुस जाता है, तो वहाँ के ऑफिसर्स उसे घेर लेते हैं। ये वो लड़का है जो कचरों को ही चुराता है, जिसे सब कचरा चोर नाम दिया। वो लड़का उन पर कचरा फेंक के वहाँ से एस्केप हो जाता है, बट एंट्रेंस बंद होते ही वो ऑफिसर्स उस पर फायर शुरू कर दी। लेकिन ये लड़का अपनी कमाल की एबिलिटी से उन सारे शूट आउट से बच निकलता है। वो ऑफिसर्स उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसे सिर्फ थोड़ी सी डैमेज होती है, मगर पकड़ नहीं पाए और ना ही ढूंढ सके। तभी हम इस एनीमे के प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं। रूडो कहता है कि बेवकूफ़ कहेंगे, मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूँ। फिर हम उस शहर यानी माइन सोसाइटी देखते हैं, जहाँ सब पीसफुली अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग उस लड़के के बारे में बुरा भला कह रहे थे। कोई कचरा चोरी कैसे कर सकता है? पक्का उन झुग्गी वालों में से ही कोई होगा। रेक्टो नाम का बंदा अपनी बुक में कुछ नोट करके माइन सोसाइटी से अबिस जोन यानी पोल्यूशन जोन जाता है, जहाँ वो रहता है। अबिस में अक्सर वो लोग रहते हैं जो ऊपर की दुनिया के लिए बेकार समझे गए, जैसे चोर, आउटकास्ट लोग या जिनको झूठे इल्जाम में गिरा दिया गया। इन अदर वर्ड्स, माइन सोसाइटी में अमीर लोग रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग। शहर के हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि रूडो ने फिर से चोरी की। चिवा उसकी दोस्त उसे डांटने लगती है। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो एक दिन ऑफिसर से पकड़ा जाएगा। तो रूडो बताता है कि हमेशा वो अमीर लोग काम की चीजें फेंक देते हैं और वो इसलिए चुराता है ताकि वो कुछ पैसा कमा सके। तभी कुछ लड़के उसे छेड़ते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि वो सारे लोग अपनी पहचान ठीक करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसका बाप एक खूनी करके सारे काम बिगाड़ दी, जिससे उन लोगों की पहचान और भी खराब हो गई। ये सुनकर रूडो को बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और वो कहते हैं कि ज़रूर वो भी एक दिन किसी का कत्ल करेगा। लेकिन चिवा उनकी बात इग्नोर करके रूडो की सपोर्ट करती है। वो बात कर ही रहे थे, इतने में चिवा की मॉम आकर उसे अपने साथ ले चलती है। इसके बाद रूडो अपना घर जाता है, जहाँ रेक्टो उसका अडॉप्टिव फादर समझ जाता है कि वो चिवा को पसंद करता है, क्योंकि उसने चुपके से उनकी बात सुनी थी। खैर, फिर रेक्टो उसे समझाता कि इस तरह चुराने से जान खतरे में पड़ सकता है। जब से रूडो की पेरेंट्स की डेथ हुई, तब से रेक्टो उसका ख्याल रख रहा है, इसीलिए रेक्टो को रूडो के बारे में सोचकर चिंता हो रही थी। दिन वो उसके घाव में पट्टी बांध देता है। रेक्टो कहता कि बड़ी अपराधी की सजा है मौत, यानी नो मैन्स लैंड में फेंक देना, जो अभी इसका हाई पोल्यूशन और कचरे का जगह है। रूडो के फादर को भी वहीं फेंक दिया गया। रूडो के हाथ हमेशा इतनी काले है, जिससे कभी कभी रूडो को बहुत ही दर्द होने लगता है, और उससे भी बदतर लोगों की नज़र। पर तभी रेक्टो उसे हैंड ग्लव्स दी, जिससे उसका दर्द कम हुआ। तब से रूडो रेक्टो की बहुत ही इज्जत करता है। फिर रेक्टो रूडो से कहता है कि उसे अपनी दिल की बात चिवा से कह देना चाहिए, वरना कोई दूसरा तो आ जाएगा। ये सुनकर रेक्टो एम्बैरस हो जाता है। तभी हम उस मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो उन्हीं के घर के बाहर इंतजार कर रहा था। अगले दिन रूडो चिवा से मिलने जाता है, जिसका घर अबिस का आखिरी हिस्से में है। रूडो देखता है कि शहर के लोग किसी को सजाए मौत देते हैं उसकी अपराधी की वजह से। रूडो सोचता है कि वहाँ के नीचे फेंके गए लोगों का क्या होता होगा। तभी चिवा आ जाती है। वो कहते कि वो लोग इसलिए वो चौकियाँ बनाई है ताकि दूसरों लोग अपराध करने से डरे, और चिवा नहीं चाहती कि कभी रूडो को वहाँ फेंक दिया जाए। ये बात रेक्टो भी उससे कहा था। चिवा कहते कि वो तो है, क्योंकि वो भी तुझसे प्यार करते हैं। जो सुनकर रूडो ये समझ लेता है कि चिवा उसे पसंद करती है, लेकिन फिर चिवा कुछ कहकर मैनेज कर लेती है। बट रूडो बहुत ही खुश हो गया था और ये बात रेक्टो से कहने अपने घर जाता है। तभी वो देखता है कि वो बंदा रेक्टो को चाकू से मार दी, जो देखकर रूडो शॉक हो जाता है। रूडो अब उस पर हमला करता है, लेकिन वो बंदा उसे एक ही वार से गिरा दिया और रेक्टो का बुक भी अपने पास रख लेता है। फिर वहाँ से चले जाता है। रेक्टो अपनी आखिरी सांस में भी रूडो से कहता है कि उसे यहाँ से भागना होगा, हर हाल में भागना ही होगा। एक कहकर वो मर जाता है। तभी वहाँ के ऑफिसर्स उसे कैद कर लेते हैं, ये देखकर कि उसी ने रेक्टो का कत्ल किया। रूडो समझाने की कोशिश करता है कि असली कातिल कोई और है,
और उसे जल्द पकड़ना होगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। ये खबर सबको मालूम हो जाती है तो उस शहर के लोग रूडो को भी चुकिया में बांधकर सजा देने तैयार हो जाते हैं। वहाँ के सब हरामजादे हैं जो बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए डिसीजन अपना लेते हैं। वहाँ के सभी लोग उसे कचरे में फेंकने के लिए कह रहे थे, यहाँ तक कि चिवा भी उस पर भरोसा नहीं किया। पर तुम तो सच में एक कातिल के बेटे निकले। ये सब सुनकर रूडो इरिटेट हो गया था और वह कहता है कि असली कचरे तो ये लोग हैं जो इंसान के रूप में फिर रहे हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो बंदा उन्हीं के बीच में खड़ा है। ये तो वही है। रूडो बहुत ही गुस्से में था। वो बोलता है कि वो उन सबको जान से मार देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि वहाँ के चारों तरफ कचरे ही कचरे हैं, जिसकी बदबू बहुत ही गंदी है। नो मैन्स लैंड में बीस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। तभी रूडो के पीछे एक बीस्ट एंटर होता है। रूडो हमेशा सोच रहा था कि सब गुनहगारों की कचरे समझकर घाय में फेंक देते हैं, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि उस गहरी घाय में फेंके जाने के बाद उन सब का क्या होता होगा। ये चीज रूडो को बहुत ही परेशान कर रहा था। प्रेजेंट मोमेंट पर रूडो उस कचरों से बने मॉन्स्टर्स से बचकर भागता है। वो मॉन्स्टर्स उसे चारों तरफ घेर ले। रूडो सोच रहा था कि किस तरह के बीस हैं जो चल पा रहे हैं। इतने में ही कचरे के मॉन्स्टर्स उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। रूडो गुस्से से कहता कि कमीनो, तुम लोगों ने बिना सच्चाई जाने इस घाय में कैसे फेंक सकते हो। वो बीस उस पर हमला करने की वजह से वो घायल हो जाता है। साथ ही वहाँ की हवा ठीक नहीं था। अगर रूडो ज़्यादातर इस हवा ली तो वो जिंदा नहीं बच सकेगा, इसीलिए वो हर हाल में वहाँ से बचकर निकलने के लिए सोचता है। तभी वो देखता है कि वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं जो उसके लिए सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ के चारों तरफ सिर्फ कचरे हैं। वो ब्लड वॉमिट भी कर दी। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो मॉन्स्टर्स रुकने का नाम ही नहीं लेता। रूडो को लगता है कि शायद यही उसका अंत है, पक्का वो जिंदा नहीं बचेगा। पर तभी उसे रेक्टो का चेहरा दिखता है। उसकी डेथ कोई आम डेथ नहीं। तो रूडो कहता कि मैं मर नहीं सकता। तभी उसकी असली गिवर पावर थोड़ा थोड़ा करके बाहर आती है। रूडो का पावर कचरों से जुड़ा है। वो पुराने सामान या ट्रैश को कंट्रोल कर सकता है जब उसे गुस्सा या दर्द होता है। इसीलिए जितना ज्यादा गुस्सा उतना ही ज्यादा ताकत। वो एक बात पर स्ट्रांग था, उसे हर हाल में बदला लेना है। जिन्होंने उसे नीचे नजरों से देखा, जिन्होंने उसे गुनहगार का थप्पा लगाया और जिन्होंने उसे घाय में फेंक दिया। लेकिन इन सबसे पहले वो एक बंदा जो रेक्टो का मर्डर किया, उससे मारना चाहता है। इसके बाद हम और एक बंदे को देखते हैं जो रूडो के आसपास ही था जबकि वो लड़ रहे थे। रूडो एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग अटैक करते ही जा रहा था, पर इससे उन ट्रैश बीस्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। वो रूडो को एक ही वार से दूर फेंक देते हैं। रूडो भी रुकने का नाम नहीं लेता। वो सब पागलों की तरह एक दूसरे पर जंगली वार करते ही जा रहे थे। वहाँ की बदबू और हवा से रूडो कमजोर पड़ने लगता है, जिसे उसके मुंह से अगेन ब्लड वॉमिट होती है। रूडो उन बीस्ट की हरकतों से बहुत ही तंग आ चुका था, तो वो अपना ब्लडी पावर से उन्हें चीरकर तबाह कर देता है। एक मार चार टुकड़ा, बट वो थक गया है। देन तभी एक बड़ा बीस्ट अपीयर होता है। वो अपने पैरों से जमीन पर हमला करती एक तबाही मचती है। तभी वो बंदा ठीक रूडो के सामने आता है। रूडो हैरान होता है कि ये आदमी कौन है, लेकिन उससे पहले ही वो शख्स उस पर हमला कर देता है। रूडो गुस्से से पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, लेकिन जवाब में वो उसके चेहरे पर एक मास्क पहना देता है जो जहरीली हवा से बचाता है। रूडो बेचैनी से पूछता है कि क्या तुम यहीं के रहने वाले हो, ये जगह कौन सी है, वो डरावने मॉन्स्टर्स क्या है। मगर वो आदमी सिर्फ एक बात बोलता है, चुप रहो। लेकिन रूडो थोड़ी देर के लिए भी चुप नहीं रहता, उससे कुछ ना कुछ सवाल पूछता ही रहता है। तो आदमी गुस्से से कहता है कि अंडरग्राउंड नहीं है, हम जमीन पर है और एक कचरे तुम स्पाइरेट्स ने फेंका है, बेवकूफ कहीं के। वो चिल्लाकर बात करने की वजह से वो बीस्ट दोबारा आ जाते हैं। ये ट्रैश बीस्ट मरते नहीं, जो कचरों से बनते हैं, इसीलिए इन्हें मामूली हथियारों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये ट्रैश बीस्ट आवाज़ें सुनकर हमला करती है, इसलिए वो आदमी आहिस्ता बात कर रहा था। लेकिन अब वो गुस्से से चिल्ला चिल्ला कर डांटता है। वो मॉन्स्टर्स उस पर हमला करने तैयार हो जाते हैं, तो वो आदमी अपनी पावर से एक स्ट्रॉन्ग हथियार बनाकर वो भी फाइट के लिए रेडी था। जैसे ही वो बीस्ट उस पर हमला करती है, वो आदमी अपने अम्ब्रेला से उसे ख़त्म कर देता है। पर वो अकेला नहीं था, बल्कि वो अपने सेना को ही ले आया था, जो देखकर वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया। तभी वो सारे बीस्ट उस पर एक साथ हमला करते हैं। देन वो आदमी अपनी कमाल की एबिलिटी और पावर से उन मॉन्स्टर्स को एक एक करके ख़त्म करने लगता है। रूडो ये देखकर सोचता कि क्या कमाल की शक्तियाँ हैं।
क्या एक खाई में इस्तेमाल करने वाली कोई टेक्नोलॉजी है या सिर्फ यही ऐसा कर सकता है? अगर मेरे पास ऐसा शक्तियाँ होती तो मैं उन कमीनों को ख़त्म कर देता। तभी अचानक वो बीस्ट अपने मुंह से जहरीली बॉल फेंकती है, लेकिन उसने एक ही सेकंड में उसका सफाई कर दी। अगर वो उस पर लगती तो वो ब्लास्ट हो जाता, ठीक ऐसे। अब वो बहुत ही रूटलेसली अपनी पूरी शक्ति से उस अम्ब्रेला को एक बड़ा साइज बनाकर ऑक्टैश रेडर पावर इस्तेमाल करता है, जिसका एक ही वार अल्टीमेट ब्लास्ट। जिससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो ऑब्वियसली वो मिट गया। रूडो को अब तक जिंदा देखकर वो हैरान था। रूडो पूछता है कि वो कौन है, तो वो अपना मास्क हटाकर अपना नाम इंजन बताता है। गंदी बदबू की वजह से वो अपना मास्क दोबारा पहन लेता है। रूडो बेहोश होकर पड़ जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। रूडो को कुछ बच्चों ने बहुत ही मारा था, जिसे उसका चेहरा और कपड़े गंदे हो गए। तो रक्तों से पाक साफ करता है और बोलता है कि हर चीज़ के अंदर अपनी एक आत्मा होती है। अगर हम उसका अच्छे से ख्याल रखें तो कभी ना कभी वो हमारे साथ देंगे। जैसे ही रूडो की आंख खुलती है, वो देखता है कि उसके हाथ बांधे हुए हैं। इंजन ही उसे बांधकर अपने साथ ले चलता है। रूडो गुस्से से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं जाकर उन कमीनों से बदला लेना है। तो इंजन बताता है कि ये मुमकिन नहीं है। ऊपर वाली जगह को ये लोग स्पायर कहते हैं। तुम ऊपर आसमान में कैसे जा सकते हो बताओ लड़के? अपने दिमाग में बात बिठा लो और मुंह बंद रखो। रूडो कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं ऊपर जाऊंगा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, प्लीज़ मुझे बताओ मैं कैसे ऊपर जा सकता हूँ। और मुझे इस जगह, वो बीस्ट और तुम्हारी ताकत के बारे में सब कुछ जानना है। पर इंजन कुछ कहे बिना एक गैंगस्टर के एरिया पर उसे छोड़कर चला जाता है। वो लोग सब उसे बहुत ही अजीब से देख रहे थे। वो लोग उसकी मदद करने की एक्टिंग करके एक ट्रक के अंदर बांध देते हैं, जो देखकर रूडो हैरान था। असल में ये लोग उसे बेचने के लिए ही पकड़ा है। रूडो बहुत ही गुस्से में था। तभी वो आदमी कहता है कि क्या तुम जानते हो यहाँ के सभी को पायरेट क्यों चाहिए? क्योंकि हमें तुम लोगों से नफरत है। तुम सब ऊपर से यहाँ कचरे डालते हैं, जिससे यहाँ की हवा जहरीली बन गई और उसे कचरे के मॉन्स्टर्स भी बन गए, जिसकी वजह से कई लोग अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं। वो बताता है कि जब वो लोग इसे देखेंगे तो वो इसे टॉर्चर करेंगे और उसके टुकड़े टुकड़े करेंगे। फिर वो उसे सड़े हुए और पुराने मीट्स खिलाते हैं। वो लोग रूडो को फोर्सफुली गंदा खाना खिलाते हैं, तो रूडो उसकी उंगलियां ही चबा ली। रूडो खुद खा रहा था। तभी उसे एक चीज़ अच्छी सी समझ आ गई थी, चाहे ऊपर के लोग हो या नीचे के लोग, सब एक जैसे कमीने हैं। रूडो की गुस्सा बढ़ते बढ़ते उसके अंदर से एक एनर्जी रिलीज होती है। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा चाहो मुझसे वैसा बर्ताव कर सकते हो? अब वो बहुत ही सीरियस हो गया था। ऊपर से सब इंजन देख रहा है। वो बोलता है कि शायद मैंने इसके बारे में सही सुना था। रूडो को रेक्टो की सारी बातें याद आने लगते हैं। ये लोग चीज़ों को जिंदगी देकर उनकी ताकत को बाहर निकाल सकते हैं, और वो हैं गिवर्स। रूडो अपनी गिवर की पावर से उस स्टील की ताकत बढ़ाता है। जैसे ही वो उस पर हमला करते हैं, रूडो भी उन पर एक पावरफुल हमला करता है, लेकिन उनमें से एक बंदा वो चेन दूर फेंक दी। पर रूडो दूसरी चीज़ का ताकत भी इस्तेमाल करता है। एक ही टाइम में ज़्यादा चीज़ें की इस्तेमाल करने की ताकत को देकर वो लोग और इंजन सरप्राइज हो गए थे। रूडो बिना रुके उन पर हमला करता है। जैसे ही वो उसे मारने आगे बढ़ता है, इंजन उसे रोक ली, जिससे वो शांत हो जाता है। बट उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ। इंजन कहता है कि वो बस ये देखना चाहता था कि उसके अंदर कितनी ताकत है, इसीलिए वो उसे यहाँ छोड़ा। लेकिन अब वो उसे सब कुछ बताने के लिए मान लेता है। बट उससे पहले रूडो को क्लीनर्स में ज्वाइन करना होगा, क्योंकि उन्हें ऐसे ही ताकतवर लोग चाहिए। रूडो मना करता है। एक सुनसान एरिया में हमजांग का निजी ही रूडो को ट्रीटमेंट किया जा रहा था। रूडो बताता है कि वो कब कहा था कि वो क्लीनर्स में ज्वाइन होगा, उसे बस ऊपर जाने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी वो बुढ़ा डॉक्टर गुस्से से बोलता है, नो मैन्स लैंड में तुम्हें किसने घूमने के लिए कहा था? अगर तुमने उस गंदी हवा में और थोड़ी देर रहते तो तुम नहीं बचते, इसलिए तुम्हें इस महान आदमी का एहसान मानना चाहिए। अब इंजन भी उसका मजाक उड़ाता है। खैर इसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं। रूडो कहता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, पर सच में मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए और ना ही मेरे पास क्लीनर्स में ज्वाइन होने के लिए समय है। तो इंजन उसे बताता है कि थोड़ी देर पहले हुए गैंगस्टर के हादसे में वो रियलाइज़ कर सकता है कि यहाँ के लोग स्पायराइट्स को किस नज़र से देखते हैं। अगर यहाँ के लोगों को उसकी असलियत पता है, उसे खाने के लिए बर्गर लेकर देता है, जिसे वो जंगली जानवर की तरह खा रहा था। रूडो को लगा था कि नो मैन्स लैंड में कचरे के अलावा कुछ नहीं होगा, पर यहाँ तो असली शहर, खाना और सब कुछ है, जो देखकर वो हैरान था। फिर इंजन रूडो को कुछ ज़रूरी बातें बताता है।
यहाँ सिर्फ कचरा ही वो चीज़ नहीं जो जमा होती है, बल्कि यहाँ जज्बात भी जमा होते हैं जिन्हें वो अनिमा कहते हैं। हमला कर शहरों के अंदर भी चले आ जाते हैं। तो रूडो पूछता है अगर उन बीसे से खतरा है तो दीवार क्यों नहीं खड़ी कर दी। एंजिन बताता है कि ये इंसान की फितरत है, वो हमेशा की जगह में बंद नहीं रह सकते। रूडो को भी ये बात सही लगती। आगे एंजिन बताता है कि जैसे कि ट्रैश बीस्ट पर आम हाथी ग्लोव्स उसे हरा सकते हैं। जब कोई इंसान किसी चीज़ की लंबे वक्त तक अच्छी सी ख्याल रखता है, अनिमा उसके अंदर आकर बस जाती है। ऐसे चीज़ों को वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एक ट्रैश बीस्ट अनिमा कोर को एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट की अनिमा ही हरा सकती है, पर ऐसे कम लोग हैं जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट की अनिमा बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब रूडो उन लोगों में से एक है जो ये कर सकते हैं, और यही सच है। उन दो और गिवर्स की ज़रूरत है, इसलिए वो रूडो को शामिल करना चाहता है। रूडो पूछता है कि अगर वो राजी हो गया तो क्या वो सच में ऊपर जाने का तरीका सिखाएगा। एंजिन कहता है सच ये है कि उसे भी नहीं पता कैसे ऊपर जा सकते हैं। रूडो ये सुनकर शॉक हो गया था, फिर गुस्से में उसे डांटने लगता है। एंजिन बताता है कि शायद उनके बॉस के पास हर चीज़ की खबर होगी, इसका मतलब रूडो को उनके बॉस से मिलना होगा। खैर, एंजिन पूछता है वो हैंड ग्लोव्स किसने दी। रूडो बताता है कि वो उसके डैड रेक्टो ने गिफ्ट किया है। ये ग्लोव्स ही है जो उसके डैड की एक लौती याद है। तो एंजिन समझ पाता है कि इसलिए वो उस ग्लोव्स को अच्छी सी ख्याल कर पा रहा है। ये छोटी सी बात है पर कोई भी समझ नहीं पाते। एंजिन उसे बताता है कि ये ग्लोव्स अच्छे हैं, इनमें जान है, तो इनके अच्छे से ख्याल रखना। खैर, रूडो अब एंजिन का एहसान मानता है, तो एंजिन उसे कुछ पैसे देता है उसकी खर्चे के लिए, और ये पैसे वो फ्री में तो नहीं दी, बल्कि उसके ही कपड़े बेचकर उसको ही दिया है। यहाँ तक कि उसकी इलाज और खाने का पैसा भी उसी का है। जो सुनकर रूडो को गुस्सा आता है तो वो फिर से उसे डांटने लगता है। वहीं एंजिन रूडो के ट्रेनर से मिलने गया है। रूडो उसके हरकतों से बहुत ही परेशान था। इतने में एक बिल्ली उसके पैसे चुरा कर वहाँ से भाग निकलती है, मगर रूडो उसे नहीं छोड़ता। उसे एक स्टिक दिखता है तो वो उठाकर उस बिल्ली का लिए भी तैयार रहा करो, हमारे नई रिक्रूट रूडो। रूडो ये सुनकर हैरान था कि वो उसे कैसे जानता है, तो वो बताता कि एंजिन ने उसके बारे में सब कुछ बताया था और रूडो का ट्रेनिंग उसे सौंपा है। निजी कभी नहीं सोचा था एक मामूली लड़के को ट्रेन करना पड़ेगा। रूडो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने तो सिर्फ उस स्टिक का इस्तेमाल करके अपने पैसे उस बिल्ली से वापस लिया था, लेकिन निजी उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। जो देखकर रूडो को बहुत ही गुस्सा आता है, पर तभी उसे रेक्टो की बात गौर से सुने तो पहला उसे अपने खुद को शांत करके ये सोचना होगा कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। तभी रूडो सोचने लगता है निजी को लगता है कि उसने उसकी प्यारी चीज़ को चुरा ली, इसलिए वो उस बात से नाराज़ है। अगर कोई इसके ग्लोव्स ले लेगा तो उसे भी बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। तो रूडो उससे कहता है मैंने इसे जानबूझकर नहीं लिया था और मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था, ये तुम्हारा चीज़ है, मुझे माफ़ कर दो। जो सुनकर निजी का सारा गुस्सा गायब हो गया और उसने तो उसकी स्टिक भी वापस कर दी, इसलिए वो भी रूडो से माफ़ी। ये उसकी स्माइल की वजह से है। तभी रूडो को रियलाइज़ होता है एक स्माइल से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, तो वो भी स्माइल पे गुस्सा आता है। उसे लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। रूडो फिर से ट्राई करता है, जो देखकर वो और भी टेंशन हो गया। फिर वो दोनों आपस में बहस करना शुरू कर दी और एंजिन ये भी कहता है कि वो ग्लोव्स शायद किसी गंदी चीज़ की होगी। जो सुनकर रूडो को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने रेक्टो का मजाक उड़ाया, इसलिए वो उससे इंस्ट्रूमेंट बना सकता है। तो अब उसे समझ आता है क्यों एंजिन उसे एक नेचुरल कहा, पर इससे निजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। निजी उसका मजाक उड़ाता है, पर तभी अपने चेहरे में किसी की पी को देखकर डर जाता है। असल में रूडो पी क्लीनर टूल का इस्तेमाल कर रहा था। रूडो पूरी जोश से उस पर हमला करता है, मगर निजी तो डर के मारे वहां से भाग निकलता है। लेकिन रूडो को नहीं पता वो क्या है, पर उसे बहुत ही मजा आ रहा था, तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसे भगा भगा कर हमला करता है एंड फाइनली जिसके एक ही हमले से निजी की चीखें निकल जाती है। इसके रूडो भी ये सुनकर एम्बैरस फील करता है। आखिर उसने एक पोटी से उसे हराया। खैर, और उसके पीछे रियो नाम की लड़की भी आराम कर रही थी। फिर वो रूडो से मिलती है और वो उसके अजीब से बाल को देखकर इम्प्रेस हो गई थी। वही एंजिन क्लीनर हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था। एंजिन उन सभी को क्लीनर्स में स्वागत करता है। जो भी क्लीनर्स में शामिल होता है, सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट जेमियू उन्हें देखती है। जेमियू कहती है
तुमसे मिलकर अच्छा लगा लड़के। एंजी ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया, ये भी कि तुम कहाँ से आए हो, पर मैं खुद देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। एंजिन बताता है कि वो चश्मा ही जेमियो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। ये इसकी इग्निटिक विशन बढ़ाता है और ये किसी भी इंसान के अंदर जाग सकती है। जब जेमियो रूडो के इनर को देखती है तो वो चौंक गई थी। कहती कि रूडो के अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से अच्छा रिश्ता है, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए। उसे बस अपनी पावर्स को अपने मन मर्जी से इस्तेमाल करना सीखना होगा। जल्दी से उन्हें मिलकर। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, कोई नहीं, बाद में मिलते हैं। देन एंजिन उसे अपने लीडर से मिलवाने ले चलता है, बट उससे पहले वो रूडो को समझाता है कि जैसे ही वो उनके लीडर से मिलता है तो उसे सिर्फ एक बात कहना कि तुम यहाँ काम करोगे, लेकिन बदले में तुम्हें ऊपर जाने का रास्ता चाहिए, क्योंकि जैसे पहले ही कहा था यहाँ हर चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। एंजिन अपनी वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया क्योंकि वो ज़रूरी था, मगर उनमें से कोई नहीं जानता लीडर का वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। लेकिन वो सभी क्लीनर्स सिर्फ लीडर को ही फॉलो करते हैं। रूडो डोर ओपन करके देखता है, मगर वहाँ तो कोई नहीं रहता। तभी जेमियो बताते कि लीडर कुछ काम से बाहर गए हैं, तो उन्हें वापस आने में समय लगेगा। जो सुनकर रूडो नाराज हो जाता है। रियो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है ताकि वो उसे काम करते हुए देखे, पर वैसे भी लीडर के लौटने तक रूडो क्लीनर्स में ऑफिशियली ज्वाइन नहीं हो सकता, इसलिए वो उसे एक ट्रेनी बनकर आने के लिए कहती है जिसे वो कुछ सीख सके। साथ ही वो रूडो के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है। जेमियो उन्हें समझाते हैं कि क्लाइंट्स क्या चाहते हैं। पोल्यूटेड जोन से खबर आ रही है, छोटे ट्रैश बीस्ट उनके बैरिकेड के पास है, इसलिए वो सेफ्टी चाहते हैं। नो मैन्स लैंड में 2 टाइप के जोन हैं। पहला सेफ जोन जहाँ इंसान बसते हैं, पोल्यूटेड जोन जहाँ ट्रैश बीस्ट एग्जिस्ट करते हैं, और जहाँ रूडो लैंड हुआ था ऑल्दो वो भी एक पोल्यूटेड जोन था। वहाँ के ट्रैश बीस्ट को ख़त्म करने में गिवर्स को भी मुश्किल होता है। इसके बाद वो रूडो को मास्क देती है और वार्न करते हैं कि नो मैन्स लैंड में बिना मास्क के कोई भी नहीं टिक सकता। देन रियो उसे अपने मिशन पर ले चलती है। रूडो कभी नहीं सोचा था कि यहाँ इतने सारे लोग होंगे। क्या ऊपर वाले लोगों को यह पता नहीं है, या फिर भी वो जानबूझकर कचरे और इंसानों को यहाँ फेंकते हैं। जब रूडो यहाँ खड़े होकर देखता है तो उसे हर तरफ खजाना नजर आता है जो वो ठीक करना चाहता है। रियो और रूडो के अलावा जो भी वहाँ मौजूद है वो भी क्लीनर्स के मेंबर्स हैं, मगर उनके पास अनोखी शक्तियाँ नहीं और उन्हें कहा जाता है सपोर्टर्स। वो एक ज़रूरी हिस्सा बन के उनकी हर हाल में मदद करते हैं। ग्रीस रूडो से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। रियो बताते कि ग्रीस अपने एक पंच से ट्रैश बीस्ट की बाहरी कवच तोड़ सकता है, जो देखकर रूडो को नहीं लगता कि वो कभी भी इतना एनर्जी दिखा पाएगा। भले ही ये आसान काम हो, उसे सब ध्यान से देखना और सीखना होगा। तभी ट्रैश बीस्ट अपीयर होते हैं जो एनिमल्स की तरह दिखते हैं। रूडो ट्रैश बीस्ट की झुंड को देखकर परेशान हो जाता है। ये वाले ट्रैश बीस्ट तो कमजोर और धीमे होते हैं, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। इसी से रूडो को रियलाइज होता है कि सारे ट्रैश बीस्ट ताकतवर नहीं होते। वो सोच ही रहा था, पर तभी दूसरे बुल टाइप के ट्रैश बीस्ट एंटर होते हैं। ये पहले वाले ट्रैश बीस्ट तो स्ट्रॉन्ग है। रूडो को ये देखकर होश उड़ जाता है। वही वो ट्रैश बीस्ट बैरिकेड तोड़ रहे थे, मगर रियो अभी भी शांति से सब देख रही थी। वो तो रूडो से कहती कि इन्हें निपटने के बाद वो उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखेंगे। रूडो को उसके शांति से रहना हैरान करने वाली बात थी, तो रियो कहती कि क्लीनर्स में रहने के लिए शांति से रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रूडो खुद को शांति से रखने के लिए ट्राई करता है, पर तभी एंड नाउ अब रियो जंग की मैदान में कदम रखने तैयार है, क्योंकि उनके सामने एक खतरनाक ट्रैश बीस्ट। रियो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट कैंची से पहले उन छोटे वाले बीस्ट को खत्म करती है। रियो कैंची को हाथों से इस्तेमाल करने के बजाय अपने पैरों से इस्तेमाल करना पसंद करती है, जिसकी यूनिक कॉम्बैट स्टाइल को देखकर रूडो सरप्राइज हो गया था। अचानक एक ट्रैश बीस्ट रूडो पर हमला करता है, बट ग्रीस रूडो को प्रोटेक्ट कर ले। ग्रीस सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से ही उस बीस्ट को दूर फेंक देता है। रूडो समझ जाता कि सपोर्टर्स बिना पावर्स के ट्रैश बीस्ट को हरा नहीं सकते, मगर उन्हें कमजोर कर सकते हैं। जिनकी ये हिम्मत और स्ट्रेंथ को देखकर रूडो बहुत ही इम्प्रेस हो गया था। रूडो अब गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि वो दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहता। वहीं रियो बड़े वाली ट्रैश बीस्ट से लड़ने लगी है। ग्रीस अपने साथी को कहता है कि उन्हें छोटे वाले बीस्ट से निपटना होगा, ताकि वो उसकी लड़ाई में दखल ना दे। तो वो दोनों अपने काम में ध्यान देते हैं
मगर तभी एक बीस्ट सडनली उस पर हमला करता है तो रूडो उसकी मदद करता है। मुझे जानकारी हासिल करने के लिए क्लीनर्स में शामिल होना होगा, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना है। इसलिए वो गिवर की शक्ति बाहर निकाली, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा शेप में ट्रांसफॉर्म हो गया जो वो खुद नहीं सोचा था, तो वो खुद ये देखकर शॉक में था। अनफॉर्चुनेटली रूडो उस बीस्ट को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाया। रियू तो उसे एक ही वार में खत्म कर दी। ग्रिस रियू से पूछता कि क्या वो उस बड़े वाले ट्रैश बीस्ट को खत्म कर दी। रियू बताते कि वो तो उसके 2 टुकड़े कर दी, मगर वो खत्म नहीं हुआ। एक ऐसा ट्रैश बीस्ट जिस पर वाइटल इंस्ट्रूमेंट का कोई असर नहीं, ये तो अजीब बात है। लेकिन रियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस उसे कट करने में एंजॉय कर रही थी। तो चलो शुरू करते हैं। रियो उसका सर का हिस्सा काट दी, तभी वो नोटिस करती है कि उसके सर के अंदर कुछ चमक रहा है। वो ट्रैश बीस्ट दोबारा रीजनरेट और पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। इतना ही नहीं, वो तो रूडो पर अचानक हमला कर दी, लेकिन ग्रिस उसे सेव कर ले और वो वहां से दूर भागता है। रूडो तो शॉक में था कि यहाँ चल क्या रहा है। ऑन द अदर साइड रियो बिना रुके उस पर हमला करती ही जाती है एंड फाइनली वो उसका वीक पॉइंट ढूंढकर उसे खत्म कर दी। रियो और बाकी लोग देखते हैं कि उस ट्रैश बीस्ट का सोर्स अनिमा से नहीं बल्कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट से बनाया गया था, जो देखकर वो सब हैरान थे। तभी हम उस गैंगस्टर आदमी को देखते हैं। वो जैसे ही होश में आता है, ठीक उसके सामने एक आदमी बैठा था जो कि वो रूडो के पीछे पड़ा है। ठीक आधी रात निजी देखता है क्लीनर्स के सभी मेंबर्स रूडो के लिए वेलकम पार्टी कर रहे थे, मगर जिसके लिए पार्टी है वही उदास है। रियो बोलते कि कल काम के बीच ही उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट धोखा दे दिया, तब से ये ऐसा ही है। साथ ही वो कल जिस ट्रैश बीस्ट का खात्मा किया उसका कोर अनिमा से नहीं बल्कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट से बना था। इस बात ने उन सबको चौंका दिया, इसीलिए रियो ये खबर सीनियर्स तक पहुंचा दी। दिन वो सब यहाँ पार्टी कर रहे हैं। रूडो बहुत ही उदास बैठा था, तभी ग्रिस उससे बात करता है। मैं जानता हूँ तुमने कल अच्छा काम करी, तुमने फॉलो को उस ट्रैश बीस्ट से बचाया। रूडो कहता है वो अपनी ताकत ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया और रियो को हमें बचाना पड़ा। वहाँ ऊपर भी ऐसा ही होता था, वो हमेशा गुस्से में लोगों को मार देता, फिर उसे बचाने के लिए रिक्तो को आना पड़ता था, जो सोचकर उसे बुरा फील होता है। पर तभी ग्रिस उसे शुक्रिया कहता है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग उन जैसे सपोर्टर्स को देखकर उन्हें बेकार लोग और क्लीनर्स के गले में लड़का बोझ कहते हैं, लेकिन रूडो ऐसा नहीं था। वो लड़का फॉलो ट्रैश बीस्ट का सफाया करने के लिए ही क्लीनर्स में शामिल हुआ था, लेकिन बिना ताकत के उन्हें मारना नामुमकिन है। इसलिए वो एक गिवर बनने की उम्मीद में अपनी प्यारी चीज़ में काम कर रहा है। लेकिन एक सपोर्टर बनने के बाद से वो कहता है, मैं गिवर बन गया तो भी एक सपोर्टर ही रहूँगा, उन लोगों को दिखा दूंगा जो हमें छोटा समझते हैं। और अब वो उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ग्रिस अब रूडो से पूछता है वो एक चीज़ क्या है जो वो हमेशा से करना चाहता है। उस पर दोबारा सोचने से उसका रास्ता साफ दिखाई देगा। खुद पर यकीन रखो, तुम भले ही अब हमारे नीचे हो लेकिन जिंदा तो हो। रूडो को ग्रिस की बर्ताव और बात से एक अजीब फील होता है। तभी एंजिन, रियू और निजी उसे कुछ खा लेने के लिए कहते हैं। अब रूडो भी उनके साथ शामिल हो जाता है। वही वांगर नाम का बंदा उस गैंगस्टर के हाथ काट दी। वो कहता है, और कितना मारोगे, मैंने तो सब कुछ बता दिया, अब मुझे जाने दो। तो वांगर उसे मार दी। सफ़ेद बाल जिनका रंग सिरे से गहरा, एक्सपायर्ड गिवर, ये तो कमाल का निशानी है यार। ऑन द अदर साइड जेमियो को एक क्लाइंट का कॉल आती है, इसीलिए वो निजी के साथ एक मीटिंग रखी। बट निजी पूछता है ये ट्रेनी यहाँ क्या कर रहा है। हाँ मुझे पता है, मैं इसका ट्रेनर होने वाला हूँ, पर वो तो इसके क्लीनर्स में ऑफिशियली ज्वाइन होने के बाद ही ना। जेमियो बताते कि इस रिक्वेस्ट में कुछ अनोखा है। एक मर्चेंट को पार करते वक्त एक ट्रैश बीस्ट ने हमला किया। उस बीस्ट ने उसका कीमती सामान चुरा लिया। वो मर्चेंट चाहती है कि वो उस बीस्ट को मारकर उसका सामान हासिल करे, जो था स्पायराइड। 2 स्पायराइड्स का मिल जाना कोई मामूली बात नहीं, इसलिए उसने रूडो को भी बुलाया, जिसे रूडो को वापस जाने के लिए कुछ हिंट मिल जाए तो वो उनके साथ जाने के लिए तैयार है। एंजिन जेमियो से कहा था कि वो कुछ काम से बाहर जा रहा है, इसलिए वो चाहता कि निजी इस केस को संभाले। निजी ये सुनकर हैरान हो गया था, तो वो एकदम जोश में अपने काम शुरू कर दी। फॉलो रूडो को बताता कि ग्रिस अपने पास एक छोटी तावीज़ रखी है। जब भी वो बाहर जाते हैं वो उससे दुआ करता कि वो सब सुरक्षित से वापस लौटे। ग्रिस कहता कि प्रार्थना करने से कभी किसी की बुरा नहीं होता, इसीलिए वो प्रार्थना करता है।
तभी अचानक वो मर्चेंट वाली औरत एंटर होती है। वो उन्हें ट्रैश बीस के ठिकाने पर ले चलती है। निजी को शक होने लगता है क्योंकि ट्रैश बीस इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। फिर भी एक ट्रैश बीस्ट का किसी इंसान को ले जाना बहुत ही अजीब है। वो क्लाइंट उन्हें एक बिल्डिंग के अंदर ले चलती है। निजी एकदम चौकन्ना रहता है, मगर इतने में वो औरत उन्हें तेजी से पुश कर रही थी। रूडो और बाकी लोग देखते हैं कि वहाँ एक डॉल के अलावा कोई स्पायराइड नहीं है और तभी सडनली वो सब नीचे गिर जाता है। वो औरत तो सिर्फ मिट्टी से बनी क्लोन थी और अब एंट्री होती है राइडर्स की। निजी को सब समझ आ गया था, इन्होंने उन सबको अपने जाल में फंसा लिया है। राइडर्स एक ऐसी खतरनाक ग्रुप है, ये चोरी, कत्ल करना और इलीगल एक्टिविटीज में भी शामिल है, जो क्लीनर्स और गिवर से नफरत करते हैं और दुनिया को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। ग्रीस अपने 3 साथियों को बाहर निकलने की रास्ता ढूंढने के लिए भेजता है। वहीं फोलो उसके साथ रूडो की हिफाजत करेगा। देन वो जांका निजी से पूछता है, क्या तुम इन्हें संभालोगे ना? मेरी फिक्र मत करो, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ग्रीस अब उन्हें लेकर भागना शुरू कर दी क्योंकि उन्हें नहीं पता उनके पास कौन सी पावर्स है। निजी को पता था वो लोग स्पायराइड के बारे में कभी ना कभी पता लगा लेंगे और उससे बेचकर उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। वो लड़की बोलती है, सच कहूँ तो हमारे उससे बेचने का कोई इरादा नहीं है। हम तो स्पायराइड के बारे में और जानना चाहते हैं, इसलिए हमें एक जिंदा स्पायराइड चाहिए। तो वो लड़के अपनी ताकत से मिट्टी से बनी क्लोन्स को समन कर ले। अब निजी लड़ने के लिए तैयार है। बट उन क्लोन्स में राइडर्स का एक बंदा चुप चुप के निजी पर हमला करता है। चलो एक छोटा गेम हो जाए, मरने से पहले असली दुश्मन को पहचानो। साथ ही वो लड़की जमीन के कुछ हिस्सों को छीकड़ में बदल कर निजी को अपना ट्रैप में फंसा लिया, क्योंकि अभी के क्लीनर्स में जांका निजी ही एक लौता शख्स है जो उसके खिलाफ लड़ सकता है। और एक बार वो ख़त्म हो गया तो रेडर्स का जीतना पक्की है। निजी को उनके बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, आल्दो वो ये भी समझ गया था वो आदमी तो सिर्फ पंच करता है, साथ ही वो एक स्नो शूज जैसा कुछ पहन कर रखा है। वेल वो उसका पार्टनर इसलिए बनाया ताकि वो कीचड़ में चल सके। कीचड़ ने बना दी जोड़ी। वो लड़की गुस्से में आकर धमकी देती है, पर निजी अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से जानता है। वजन, खुशबू, बनावट वो सब जानता है। इसका मतलब उसे वार करना आता है। खेल खत्म। उसका एक ही वार से सारे कीचड़ की धज्जियां उड़ गई। मगर तभी अचानक वांग की एंटर होती है। रूडो को निजी की फिक्र हो रही थी। तभी ग्रीस एग्जिट ढूंढकर अपने साथियों को भेजता है बैकअप को बुलाने के लिए। तभी वांग भी आ जाता है, सफेद बाल जिनका रंग सिरे से गहरा। ये तो तुम ही हो हाँ? वांगर एग्जिट अब बंद कर दी। ग्रीस पूछता है कि निजी कहाँ है, पर वांगर बोलता है, पता है कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है, तो मेरे साथ चलो ना मेरे प्यारे स्पायराइड दोस्त। रूडो भी नीचे के बारे में ही पूछता है कि वो कहाँ है। वांग बताता कि वो जिंदा है, वो तो बस उसे बेहोश किया है। हालांकि उसे नहीं लगता निजी उसके जहरों से बच पाएगा। वांग अपनी वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट करके रूडो को धमकी देता है कि वो उसके साथ चुपचाप चले। ग्रीस और फोलो उस पर अचानक हमला करी, बट वांग के सामने ये एक कमजोर वार था। ग्रीस कहता है कि वो अपने टीममेट को हर हाल में हिफाजत करेगा, चाहे उसे किसी से भी लड़ना पड़े। वांग अब सीरियस हो जाता है। रूडो ग्रीस से बोलता है, तुम इससे नहीं लड़ सकते, तुम पीछे हट जाओ, तुम्हें मेरी हिफाजत करने की कोई ज़रूरत नहीं। ग्रीस बिना कुछ कहे खामोशी से खड़ा था, यानी वांग पहले इस पर हमला कर दी। क्योंकि ये लोग तो वैसे भी किसी काम के नहीं होते। रूडो ये देखकर बहुत ही शॉक में था। तभी हमें रूडो की एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। रूडो खुद को चोट पहुंचा रहा था क्योंकि रेक्तो ने दूसरों को चोट पहुंचाने से मना किया है, इसीलिए वो खुद को चोट पहुंचा दी, जो देखकर रेक्तो को उसकी चिंता हो रही थी। देन वो रूडो की ट्रीटमेंट करता है। फिर हर तरह की चीज़ें वो दोनों मिलकर करते हैं, जैसे बाहर घूमना, गेम्स खेलना और कुछ काम करना। ऐसे ही बहुत कुछ ट्राई करी ताकि रूडो को अकेलापन महसूस ना हो और ये पता लगाने
कि उसे किस चीज करने में इंटरेस्ट है। तभी रूडो देखता है एक शहर वाला अपने कचरे डस्टबिन में डालकर चला गया। रूडो भागकर जाके उस डस्टबिन से एक डॉल की सर उठा लिया, फिर एकदम रोना शुरू कर दी। रेक्तो पूछता है इस वक्त तुम क्या महसूस कर रहे हो। रूडो कहता है ये तो थोड़ा सा ही टूटा हुआ है, इसे फेंकने की क्या जरूरत है, इसमें अभी भी बहुत जान बाकी है, ये गलत है। रूडो उसे ठीक करना चाहता है। रेक्तो को लगता है रूडो को अपना काम मिल गया, वो दूसरों की फेंकी हुई चीजें की कीमत महसूस कर सकता है। रूडो अब बहुत ही एग्रेशन में था, जिसे हाई लेवल प्रेशर रिलीज होती है। ग्रीस को खून बिना रुके जा रहा था, मगर वो समझ जाता है। रूडो इसीलिए अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं कर पाया, वो सब उसे गलत समझ लिया था। और रूडो की ताकत उन चीजों को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदलने की नहीं है जिन्हें वो छूता है, बल्कि उसकी काबिलियत है उनके अंदर छुपी हुई पूरी ताकत को सामने लाना। वो तावीज की असली ताकत अब बाहर आ गई, जो देखकर वांग सरप्राइज्ड हो गया था। हालांकि वो रूडो से बेकरार होकर पूछता है कि वो और क्या क्या कर सकता है। रूडो ग्रीस के शुक्रिया अदा करता है, उसी की वजह से रूडो को पता चला उसका असली कोर क्या है, जो वो हमेशा से करना चाहता था। रूडो अब बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता है वो उसे जरूर हराएगा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो चलो एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े करते हैं, रूडो मेरे दोस्त। फॉलो देखता है कि ब्लड नहीं रुक रहा है, ग्रीस को मदद की जरूरत है। तो ग्रीस कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। वहीं रूडो पिछली बार अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया, उसके डर और गुस्सा उसके असली मकसद ही बुला दिया। मगर अब सिचुएशन ऐसा नहीं रहा। वांगर को रूडो से लड़कर बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन वो देखता है कि रूडो तो अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिला, क्योंकि उसे हिलने की जरूरत ही नहीं। वाह भाई क्या एटीट्यूड। वांगर को ये देखकर जल जाता है, तो वो तो रूडो पर वार करते ही जा रहा था, मगर उसका एक वार भी रूडो को हिट नहीं करती। वांगर को कुछ समझ ही नहीं आता। मैं समझाता हूँ। ग्रीस हमेशा से इस तावीज से सबकी सही सलामत वापस आने की प्रार्थना करता है। सही सलामत वापस आना यानी बिना चोट पहुंचाए। चोट ना लगने के लिए अच्छे से अच्छा डिफेंस की जरूरत है, इसलिए रूडो बस यही सोचा। अब वांग को अच्छे से समझ आ गई थी, ये वही ताकत है जो लोगों को प्रोटेक्ट करती है। ऑल्दो रूडो को ये भी पता था कि वो अगली बार कहाँ पर करने वाला है। मैं इस तावीज का इस्तेमाल हमला करने के लिए नहीं कर सकता, तो मैं मुक्के का इस्तेमाल करके तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। रूडो के की पन से ही वांग के मुंह से खून निकल जाता है, पर वो इससे खुश था। रूडो की स्ट्रैटेजी देखकर वो तो पागल हो गया था। याद है तुमने कहा था मुझे ले जाने से पहले थोड़ी मस्ती करनी है, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मस्ती किसे कहते हैं, समझा कमीने। रूडो बार बार गाली देने से वांग थक जाता है। देन सडनली उस पर वार कर दी, पर इससे कोई फायदा नहीं। वो तावीज उसे पैरालाइज कर दी। अब वांग उन्हें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्लाउड का इस्तेमाल करता है, फिर हीटों से उन पर हमला करना शुरू कर दी। तो रूडो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर वांग अचानक उस पर हमला किया, बट फिर भी वही होता है। रूडो तो फुल फोकस में था। वांग अब एकदम सीरियस होकर उस पर अपना चाल चलाता है और बार बार उस पर हमला करने ट्राई करे, बट रूडो तो उसका बहुत ही बुरा हाल कर दी। एक पॉइंट पर वांग थक चुका है, लेकिन अभी भी वो हंस रहा है, जो देखकर रूडो को बहुत ही अजीब लगता है। वांग कहता है कि उसने मार खाते वक्त एक बात पर गौर किया। रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट बुरे इरादों को ही पहचान लेता है और हमलावर को उसके पास पहुंचने नहीं देता। मगर जब वो उस पर पत्थरों से हमला करी तो उसने एक चीज़ देखी। उसका इंस्ट्रूमेंट उन्हें नहीं रोकता जो बुरे इरादों से नहीं आती। वांग का वाइटल इंस्ट्रूमेंट मानकीरा, इसके दाएं पंजे में ताकतवर न्यूरोटॉक्सिक है। वो खुद पर ही जहर चढ़ा दी, बस ये देखने के लिए कि जब वो होश खोकर पागल की तरह इधर उधर बिना सोचे समझे हमला करेगा तो क्या तब उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट बुरे इरादों को भांप पाएगा। वांग अब बेहोश हो गया। रूडो को यह पागलपन लगता है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। वांग अपने बॉडी में न्यूरोटॉक्सिक इंजेक्ट करने से सेल्फ कंट्रोल खो दी और अपने आप पर काबू ना रहा। रूडो ये सोच रहा था कि अगर वो वही लड़ता रहा तो ग्रीस और फोलो को चोट लग सकती है, इसलिए वो वांगर को दूर ले चलता है। वांग आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस पर हमला करी। वो तावीज उसकी बुरी इरादों को भाप नहीं पाया, जिसे रूडो को खुद उसका सामना करना पड़ता है। रूडो अब इस बात से परेशान था कि वो उसे कैसे रोके,
क्योंकि जिसे दर्द से मजा आए वो भला उसे कैसे हरा सकता है। वांग अब बिना रुके बहुत ही रफ्तारी से रूडो पर हमला करना शुरू कर दी। एट दिस पॉइंट रूडो सिर्फ डिफेंस में फोकस कर रहा था ताकि वो उस जहर से बचे रहे। वांगर तो उसे मारने ही वाला था, पर तभी रूडो देखता है कि वो इंस्ट्रूमेंट तो निजी का है। अबे ओए पागल कहेंगे, एक बच्चे से क्यों उलझ रहे हो? तुम पहले मुझे ठीक से तो हरा कर दिखाओ। निजी रूडो से कहता है कि वो उसे लड़ने दे। रूडो तो ये देखकर हैरान था कि निजी तो उसके जहर से बच गया और अभी भी कमजोर है। निजी कहता है कि उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि वो खुश था कि रूडो आखिरकार अपना शक्ति ठीक से जानना शुरू कर दिया। वो तावीज़ काफी बड़ा और डरावना है, बट फिर भी निजी को ये पसंद आया। रूडो उसे बताता है वांगर खुद के शरीर पर न्यूरोटॉक्सिट इंजेक्ट करने से अब ये इंस्ट्रूमेंट उसे नहीं रोक पा रही है और ना ही उस पर कोई असर है। निजी कुछ देरी से इनकी लड़ाई देकर फुल एनालाइज कर रहा था। आखिर जो उसका टीचर तो बनने वाला है। रूडो का इंस्ट्रूमेंट का असर अब उस पर काम नहीं करता और वांगर निजी की ऐसी हालत बना दी जिसे वो ठीक से चल नहीं सकता। इसीलिए निजी रूडो से कहता कि वो उस पर वार करने दे, ये तो बस एक छोटा सा टेस्ट जो है। रूडो पूछता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो? निजी बताता है कि वो ठीक से चल नहीं सकता, पर हो सकता है उसका इंस्ट्रूमेंट रूडो की तावीज़ को ट्रिगर करे और उसे वहां पहुंचा दे जहां उसे होना चाहिए, क्योंकि रूडो के मुक्के से निजी का वार काफी पावरफुल है जिसे शायद वो उसे हरा पाएंगे। वांग को होश आते ही उन पर हमला कर दी। निजी को उसके पंजे देकर बहुत ही गुस्सा आता है तो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दी। निजी के प्लान सच में काम कर गया, जो देखकर वो खुद हैरान था, लेकिन रूडो तो डर गया था क्योंकि वो तो सच में उसे मारने वाला था। खैर, तो अब शुरू होगी असली बैटल। रूडो अगेन अपनी शक्ति से निजी को उसके पास तक पहुंचा दी। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके निजी तो उसकी खूब पिटाई करता है। ये बच्चा तो भारी पड़ गया। वांग तो बेहोश हो गया। निजी लड़ते लड़ते थक चुका है। वही रूडो अपनी शक्ति ज्यादा इस्तेमाल करने से अब वो तावीज़ भी पूरी तरह मिट जाती है। ग्रीस की तावीज़ मिटते हुए देखकर रूडो को बहुत ही बुरा लगता है। निजी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर वो तावीज़ कैसे मिट गया? क्या कोई और वजह है? रूडो की हेल्थ अचानक बिगड़ गई जिसे वो जमीन में गिर गया। तभी जांग का निजी देखता है रूडो के शरीर में पॉइजन मिला हुआ है, यानी वांगर पहले ही उस पर हमला कर दी और वहीं वांगर अपनी बाएं पंजे से जहर खुद के बॉडी में इंजेक्ट कर रहा था, जिसे वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। निजी को एक चीज समझ नहीं आ रही थी, इतनी पिटाई और घायल होने के बावजूद भी वो कैसे खड़ा हुआ है। वांगर बताता है कि उसका बाएं पंजे से छोटी डोज लेने से उसका दर्द चट से गायब हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वो उसे हील कर देगा। वही वांग खुद नहीं सोचा था उसकी इतनी खूब पिटाई होगी, इसलिए वो निजी और रूडो का शुक्रिया करता है। वांग उन्हें ये भी बताता है उसका जहर सिर्फ उस पर 10 मिनट तक ही असर करता है, पर बाकियों पर उसका असर 30 मिनट तक रहेगा। तो वांग निजी को और एक डोज दे दी जिसे वो पैरालाइज हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर वांग रूडो को अपने साथ ले चलता है। निजी सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। वांग अब उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, मगर वहाँ रियू उसे लॉक कर ली। इतना ही नहीं, क्लीनर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स एंजिन और बाकी लोग वहां मौजूद थे। एंजिन को सब समझ आ गया था। बिल्डिंग के नीचे एक बहुत ही गहरा बेसमेंट है, ज्यादा नीचे जाने वाले के चौका कॉन्स काम नहीं करते। उसने एक ऐसा ट्रैप सेट किया ताकि वो आसानी से मदद ना बुला सके, जो सोचकर एंजिन गुस्से में था। एंजिन अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ साथियों को भेजता है। वही वांग कहता है, अरे वाह, तुम सब देखने में बहुत ताकतवर हो यार। मैं यहाँ ऐसे टूटे फूटे हालत पर पड़ा हुआ हूँ और तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई कचरा हूँ। कहीं मुझे तुम सबसे प्यार ना हो जाए। इस हालात में भी एंजिन और रियो रूडो का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक बंदा तो पागल हो गया था अपने टीममेट को इस हालात में देखकर। एंजिन तो वांगर को धमकी देता है कि वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा, लेकिन क्या इत्तेफाक है, वांगर तो डर के भागना नहीं चाहता और ना ही वो उसके ऑर्डर्स पूरा करे बिना वापस नहीं जा सकता है। उसे पता है वो क्लीनर्स के खिलाफ अकेले जीत नहीं पाएगा, मगर वो रूडो को अपने साथ ले जाए बिना भी वापस नहीं जा सकता।
इसलिए वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक सीतोनी एंडोर नाम की रेडर की मेंबर वांगर को रोक लेती है। वांग कहता है कि वो उसके रास्ते से हटे। एंडोर बोलती है वापस चलो वांगर। बॉस के चेहरे में बहुत ही बड़ी स्माइल थी, जो सुनकर वांग मान ली। देन वो उन सभी को अलविदा कहता है, मगर रूडो इस हालात में भी वांगर को लड़ने के लिए बुलाता है ताकि वो ग्रीस का बदला ले सके। वांग कहता है तुम तो कमाल के फाइटर हो यार, और वो नोटिस करता है कि रूडो के पास भी उस सीरीज का एक चीज़ है। ये सुनकर एंजिन और बाकियों को कुछ समझ नहीं आता, बट वांग तो खुश हो गया था। वो कहता है कि अगली बार वो ज़रूर रूडो को अपने साथ ले जाएगा। ये कहकर वो चले जाता है। दिन वो रास्ता भी गायब हो जाता है। रूडो सोच रहा था कि ये सीरीज क्या है। ऑल राइट, क्लीनर्स के मेंबर्स उन सभी को बचा लिया, बट रूडो ग्रीस के हेल्थ कंडीशन देखकर इमोशनल हो गया। ग्रीस इस बात से खुश था कि वो तावीज़ उसका काम आई, चाहे उसकी पसंद की चीज़ मिट भी जाए तो भी वो खुश था। रूडो ग्रीस की हेल्थ कंडीशन के बारे में सोचकर परेशान था। तभी एंजिन आकर उससे बात करी, वो इस तरह उदास क्यों है, और उसे ये भी पता चला कि रूडो अपनी पावर्स को समझने लगा। पर रूडो इस बात से रूडो देखता है कि ग्रीस तो पूरी तरह ठीक है। रूडो पूछता है क्या तुम अब भी जिंदा हो, जो सुनकर एंजिन और बाकी लोग समझ जाते हैं कि रूडो इसलिए उदास रहा क्योंकि उसे लगा कि ग्रीस अब नहीं रहा। रूडो का बहुत ही शर्मिंदा फील होता है। ग्रीस बताता है कि उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। फॉलो तो इमोशनल होकर रोना शुरू कर दी। खैर, एंजिन को अब एक बात साफ पता चल गई, राइडर्स उन क्लीनर्स से खुलेआम पंगा ले रहे हैं। मतलब आने वाले दिनों में उन्हें ट्रैश बीस के साथ साथ और भी चीज़ों से निपटना पड़ेगा। तभी एक बंदा कहता है उस राइडर ने एक पाउडर का जिक्र किया था, इसे पता चलता है वह ज़रूर स्पेयर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। एंजिन बताता है कि यही है क्लीनर्स का लीडर आर्का कर्वस। आर्का माफ़ी चाहता है कि वो पहली मुलाकात में रूडो से मिल नहीं पाया। रूडो तो उसे देखकर शॉक में था। उसे यकीन करना मुश्किल था कि क्लीनर्स का लीडर ठीक उसके सामने खड़ा है। मैंने ऐसा सुना है, अच्छी तरह जानता है रूडो की शक्ति उनके गोल को पूरे करने में काम आ सकता है, इसीलिए वो रूडो को अब ऑफिशियली क्लीनर्स में स्वागत करता है। रूडो ये सुनकर हैरान था। देन आर्का रूडो से पर्सनली बात करता है। कहते हैं कि ऐसे लोगों को भी देखा है जो जिंदा बॉर्डर पार कर सकते हैं, पर एक बात तय है, ये सफ़र बहुत ही ख़तरनाक होगा। तो आर्का रूडो से पूछता है क्या वो अब भी जाना चाहता है या नहीं। रूडो रुकने का नाम नहीं लेता, उसे बस हर हाल में जाना है। रूडो अभी उस नो मैंस लैंड वाली औरत से मिलना चाहता था। फॉलो उसे रोकने की कोशिश की, पर वो तो बहुत ही स्ट्रांग था। तभी एंजिन उसे डांटता है, इस तरह बच्चे की तरह जिद करने से कोई फ़ायदा नहीं, और ना ही उसे अपनी ताकत के बारे में सब कुछ पता है। इस तरह जाना बेवकूफ़ी है। इसलिए एंजिन रूडो से कहता है कि अब उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों से वो नॉन स्टॉप काम कर रहा है। एंजिन तो आराम करने को कह दिया, पर उसे ये नहीं पता था कि रूडो को ज़्यादा देर तक नींद भी नहीं आती। तभी सडनली रियो आकर बुलाती है क्लीनर्स की HQ टूर करवाने के लिए। ये है ट्रेनिंग रूम, ये है डाइनिंग रूम और ये है टॉयलेट। देन रियो पूछती है कि क्या वो ऊपर मिठाई खाता है। रूडो बताता है कि ऊपर मिठाई तो सिर्फ मालदार वालों के लिए होता है। रियो कहते कि मिठाई उनके पास है। हम क्लीनर्स कभी कभी उनसे मिठाई खरीद लेते हैं। एंजिन देखता है कि रूडो मिठाई खाने के लिए आया है। जैसे ही रूडो पहली बार स्वीट ट्राई करी, बिना रुके खाते ही जा रहा था। तभी डियर सांता नाम का बच्चा रूडो से मिठाई मांगता है, लेकिन रूडो को देने के लिए दिल नहीं करता। बट फिर भी सांता तो और मांगता है। रूडो कहता है कि ये कितना लालची है। एंजिन ये बात उसे भी कहता है कि वो भी कितना लालची है। खैर, निजी देखता है कि रूडो मिठाई ज़्यादा खाने से सपाट निजी रूडो की ट्रेनिंग शुरू कर दी, बट रूडो फिर से अपना इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जो देखकर रियो और एंजिन उसका मजाक उड़ाते हैं। निजी बोलता है रूडो को लोगों की फेंकी हुई चीज़ें पसंद था, अगर वही उसकी ताकत का बुनियाद है तो उसके लिए कचरे भी ज़रूरत पड़ेंगे, जैसे टूटी हुई चीज़ जो उसके ताकत को जगा सके। दिन कहता है निजी का अंदाज़ा बिल्कुल सही था, तो उसका तारीफ करता है। निजी ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया था। क्या रूडो एक से ज़्यादा हथियार बना सकता है? रूडो भी ट्राई करी। ज़्यादा देर शक्ति इस्तेमाल करने से रूडो को एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी। जब उसने तावीज़ का इस्तेमाल किया वो क्यों राख में बदल गई, पर ये वाले तो अभी भी ठीक है। आप इस तरह समझ सकते हो रूडो की ताकत है कचरे और टूटे हुए की पूरी काबिलियत को बाहर लाना, उन्हें अपने मकसद को पूरे करने के बाद आराम करने देना। यानी रूडो ग्रीस की तावीज़ या दूसरी चीज़ को नहीं तोड़ा जिन्हें वो हथियार बनाता है।
बल्कि उसने वक्त बारे में कुछ सोचा नहीं था। तो इंजन कहता है कि अब तो उसे एक नाम देना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ रेडर्स का लीडर गुस्से में था। तभी वांग और सितोनी वापस आते हैं। वो क्लीनर्स, वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट, वो सीरीज, वो वॉचमैन सीरीज, रूडो अपने हाथ और हैंड ग्लोव्स साफ करके कमरे में एंटर होता है, लेकिन वो देखता है कि रियू उसके लिए इंतजार कर रही थी। देन वो दोनों बात करी। इंजन और ग्रीस को ये समझ आ गया था कि स्टिल्जा को रूडो के लिए मास्क बनाने में और वक्त लगेगा। तो आर्का रूडो से कहता है कि उसका मास्क बन रहा है। इंजन उसे समझाता है कि जब भी क्लीनर्स नो मैंस लैंड में जाते हैं तब उनके लिए एक चीज़ पहनना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए स्टिल्जा क्लीनर्स के लिए कपड़े और मास्क बनाता है अपनी यूनिक स्टाइल से। सेम्यू कहती है नो मैंस लैंड एक ऐसा जगह है जहाँ कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए, इसलिए वो एक ख़ास गिवर से जादुई मंत्र फूंकवाते हैं जो ख़तरे को कम करता है। रूडो को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो पूछता है अब वो कहाँ जाने वाले हैं। इंजन बताता है कि वो जा रहे हैं सिटी ऑफ ग्रेफिटी कैनवस टाउन में, एंड वो टीम जो उनके साथ नो मैंस लैंड की औरत से मिलने जा रहे हैं वो है ये लोग। टीम अक्ता से रियू, जांका और इंजन। एगर टीम से जाने वाले हैं डेलमोन, टैम्सी, साथ ही 3 सपोर्टर्स। डेलमोन और टैम्सी रूडो से मिलकर बहुत ही खुश थे। इंजन डेलमोन से कहता है कि एक मोटिवेशनल स्पीच दे, क्योंकि हमारा नाम है क्लीनर। उनके चीखें सुनकर रूडो को भी जोश आ गया। ऑल राइट, अब वो सब निकल पड़ते हैं टाउन की तरफ। ये है कैनवस टाउन जहाँ के हर वॉल पर पेंटिंग की गई थी। तभी वहाँ 2 लोग शहर के अंदर घुसने कोशिश कर रहे हैं, मगर वो देखते हैं कि डोर खुला रहने के बावजूद भी वो एंटर नहीं हो रहे हैं। बट वही क्लीनर्स बहुत ही ईजिली एंटर हो गए, मतलब जिनका बुरा इरादा है वो नहीं आ सकते। कैनवस टाउन में हर तरफ खामोशी छा गई थी एंड वहाँ की यूनिक पेंटिंग्स जो दिखने में काफ़ी शानदार है। तभी अचानक एक लड़की इंजन से टकरा जाती है, फिर वहाँ से रोते हुए दौड़ पड़ी। देन इंजन देखता है कि उस सिटी का लीडर मिस्टर मेयर उन्हें स्वागत करता है। इंजन पूछता है कि वो गॉब से एक स्पेल मांगने आए हैं। मेयर बहुत ही अफसोस से बताता है कि आज सुबह ही वो गुजर गया। इंजन और बाकियों को ये यकीन करना मुश्किल था। मेयर बोलता है एयर पोल्यूशन की वजह से हुआ है, उसके लिए सिर्फ सेफ जोन में पेंट करना काफ़ी नहीं था, वो पोल्यूटेड जोन में भी पेंट करना चाहता था। तभी रूडो को गॉब की कुछ यादें आते हैं। वो बंदा जो हमेशा अपने काम में सिंसियर रहता है पोल्यूटेड जोन की वजह से मर गया। रूडो को गिल्टी फील होता है। स्पाइराइट से ही कचरे फेंकते हैं, इसलिए टैम्सी बताता है कि वो उसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करे। वैसे गॉब अपने नेक्स्ट सक्सेसर को चुन लिया था, वो है रैमलिन। अब से उसकी वाइटल इंस्ट्रूमेंट यही संभालेगी। वो तो रो रही थी। रैमलिन और गॉब भाई बहन की तरह थे और ऐसे में ये अचानक हो जाना बहुत ही मुश्किल है। इंजन कहता है कोई अर्जेंट नहीं, वो इंतज़ार करेंगे। तभी अचानक रैमलिन रोना बंद कर दी और कहती है ज़्यादा दुख नहीं, अब जश्न मनाएंगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही रैमलिन पेंटिंग्स उठा ली। वो जानती है अब गॉब उनके बीच नहीं रहा, पर इस तरह गम मनाने से उसकी आत्मा को तकलीफ होगी, इसलिए रैमलिन गिवर पावर को बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल करती है, जिससे एक कलरफुल मोमेंट बनी। शहर के सभी लोग अपनी पेंटिंग्स उठा ली और वो भी जश्न मनाने लगे। यह है कैनवस टाउन, आज़ादी और खुशी का शहर। रूडो बहुत ही इम्प्रेस हो गया था। खैर, अब रैमलिन रूडो के लिए एक स्पेल बनाने के लिए तैयार थी, बट इंजन नोटिस करता है वो तो टैटू बनाने वाली है। मिस्टर मेयर देखकर हैरान था कि वो अपनी इंस्ट्रूमेंट को एक ब्रश बनाई और अब एक टैटू मशीन। रैमलिन बताते हैं कि वो तो बस ये सोची एक बढ़िया टैटू बनाए प्रोटेक्शन के लिए, और वो इसमें बदल गया और अपनी मन चाहे टूल भी बना सकती है। वेल, रैमलिन ब्रश से ड्रॉ कर दी। देन वो सब उन्हें थैंक्स कहकर सिटी के बाहर आते हैं और अलविदा कहकर निकल पड़ते हैं। नो मैंस लैंड वाली औरत से मिलने से पहले इंजन रूडो को कुछ सरप्राइज देना चाहता था, और वो है फेंकी हुई पुरानी चीजें। रूडो तो ये देखकर पागल हो जाता है और अपने लिए कुछ आइटम सेलेक्ट कर रहा था। आफ्टर दैट स्टिल्जा काफ़ी एक्साइटेड से शेयर करता है कि रूडो के लिए मास्क अब तैयार है। रूडो को भी ये बात पता चलती है। ईशा और स्टिल्जा भाई बहन है। इसके बाद सभी अपनी ब्लड रूडो की चोकर पर लगाते हैं
चोकर एक कम्युनिकेटर जैसा है, इससे वो उन लोगों से बात कर सकता है जिनका ब्लड इसमें डाला गया है। इंजन कहता है कि उन्हें भी रूडो का ब्लड चाहिए होगा। आखिरकार अब वो सब उस औरत से मिलने जा रहे हैं। रूडो तो काफी सारा सामान ले आया। यह है रेगिस्तान वाला नो मैंस लैंड। इंजन तो एक्साइटेड है। टैम्सी नोटिस करता है कि रेत और कचरा मिट्टी में मिल गया है और वो बीस्ट आ ही गए। इंजन रूडो से बोलता है वो उनके साथ ही रहे। इस ग्लोव्स का इस्तेमाल करके उन सबको हरा दो, लगता है इसमें ज्यादा मजा आएगा। रूडो अब तैयार है। वही एक खबर रेडर्स को पता चल गया था कि रूडो अब रेगिस्तान में है। जब जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ मीमा सारी चीजें नोट करके डेटा कलेक्ट कर रही थी, जैसे कि रेगिस्तान की डेंजर्स और बीस्ट किस तरह के हैं। तो चलो अब थोड़ा फाइट भी देख ले। जांका भी लड़ना शुरू कर दी। वो क्रैप्स बीस्ट उस पर हमला करते ही जाते हैं, बट जांका देखता है कि कई सारे बीस्ट उसे घेर लिया है, तो इंजन एक ही वार करी, सब खत्म। और अब बारी है रूडो की। वो उसे मारने ही वाला था, तभी एक लड़की दूरी से ये सब देख रही थी। रूडो अपनी गिवर पावर एक्टिवेट करके उस क्रैप बीस्ट को खत्म कर दी। खैर टैम्सी और डेलमोन उसकी तारीफ करते हैं। वही वो लड़की अमू अब ठीक उनके सामने खड़ी है। उसे लगता है कि शायद वो सब उससे मिलने आए हैं। रूडो और इंजन को ये डाउट था कि क्या ये वही औरत है जिसे वो ढूंढ रहे थे। रियो डायरेक्टली उस लड़की से पूछती है, क्या तुम ही लोगों को स्पायराइट से आते जाते देखा है? अमू बोलती है हाँ वो मैं ही हूँ, बट वो उन सभी को यहाँ बात करने पर मना करती है। वो चाहती है वो सब उसके घर आए। इंजन और रियो को अभी भी उस पर शक है। उसका घर एकदम साइलेंट और डरावनी है। इंजन तो बेहोश होकर पड़ गया, जो देखकर रूडो को कुछ समझ ही नहीं आता। चलो थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं। अमू ने अपने घर पर स्वागत करी। ग्रीस को कुछ गड़बड़ लगता है। उसी वक्त अमू ने अपने कमरे में बुलाती है और ये भी कहती है वो सब अपना मास्क उतारे। एट दिस मोमेंट वो उनके चेहरे को देखकर बहुत ही खुश हो गई। रूम में एंटर होते ही मीमा नोट्स लिखना शुरू कर दी। तो शुरू करो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? रूडो कहता है कि वो ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जो स्पायराइट्स में आ जा सकता है। अच्छा ये बात है, किसी को चाहने के लिए क्या ज़रूरी होता है? उसके बातों से रूडो के पूछे गए सवाल से कोई लेना देना नहीं है। अमू बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी। तभी इंजन बोलता है हम यहाँ सिर्फ स्पायराइट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं। जो सुनकर अमू नाराज हो गई, तो वो पागल की तरह चिल्ला रही थी। बातों से लग रहा है कि तुम बस अमू का इस्तेमाल करना चाहते हो। उसे लगा कि उससे मिलने आए हैं, जिस वजह से वो खुश थी, पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया। इंजन उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर वो बहुत ही गुस्सा हो गई। इंजन समझाता है कि वो तो एक गिवर है। वहीं रूडो ये नोटिस करी, सेम उसी की तरह अमू के पास भी सिंबल है। अब तुम इसे सबक सिखाओ मेरे प्यारे दोस्त। इंजन एक ही वार से बेहोश हो गया। सब ये देखकर हैरान थे कि उनके साथी इंजन पर हमला कर दिया। रूडो अमू पर चिल्लाने लगता है। अमू बोलती है वो दूसरे से बात करने से एक दूसरे को समझ पाएंगे, मगर वो किसी ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहती जो उसके खिलाफ खड़े हो। रूडो कहता है कि वो बिल्कुल उस लड़की से बात नहीं करेगा। जांका को ये देखकर गुस्सा आ गया, तो वो उसे ख़त्म करना चाहता है। अमू नाराज़ होने की वजह से डेलमोन उस पर हमला कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसकी दिल दुखाने की? कमीनो, अगर तुम इसे ज़रा भी तकलीफ पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डेलमोन अपनी वाइटल इंस्ट्रूमेंट अपग्रेड कर ली। वहीं रूडो के साथ भी अमू की पावर का असर हो रही थी, जो उसे गिल्टी फील करवाता है। रूडो अभी यहाँ पर ध्यान दो। डेलमोन की वाइटल इंस्ट्रूमेंट की ताकत है पानी। वो अपनी टारगेट की ऑब्जेक्ट कंट्रोल करता है और पानी एक्सपेंड होते ही जाता है, लेकिन वही पानी किसी इंसान के बॉडी में बढ़ता ही जाए तो फट जाता है। जांका को ये समझ नहीं आ रहा था आखिर डेलमोन की हमला के बारे में इंजन को कैसा नहीं पता। टैम्सी बताता है कि डेलमोन साइलेंसर का इस्तेमाल किया, जो आज से पहले कभी नहीं किया था। ये सोचकर टैम्सी को उस लड़की पर बहुत ही नफरत होने लगी। रियो डेलमोन को शांत करवाना चाहती थी, पर Wrong. अरे वाह प्यारे दोस्त। जांका रियो को डांटने लगता है कि वो इस तरह बेवकूफ़ी वाली काम ना करे। टैम्सी देखता है कि रोडो के साथ कुछ हो रहा है। तभी जांका को एक महक फील होता है। अमू अपनी महक की शक्ति से रोडो को ब्रेन वॉश कर रही थी। को लगता है जरूरी होती है महक, पर अगर फिर शायद तुम प्यार की बातें करोगे। टैम्सी और जांका समझ जाते हैं कि अमू अपनी ताकत से उसे कुछ दिखा रही है, पर अमू बोलती है मैं किसी को कुछ नहीं दिखाती।
अमू तो एक महक बनाती है जो तुम्हारे प्यारे लोगों के साथ बिताए हुए खुशहाल के बारे में एक महक बनाती है। हो सकता है हर किसी के लिए वो महक अलग हो। वो अमू की हमेशा हिफाजत करता है। ये सुनकर ज़ांका और टैमसी अपनी मास्क पहन ली। तुम सब बेवकूफ़ हो, तुम्हें अभी समझ नहीं आया। रूडो को लगता है कि वो उससे अब भी प्यार करता है। मुझे बचाओ। ज़ांका और टैमसी ये बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं किया। सिपाहियों, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, अब मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। तभी रियू और फोलो भी उसके वश में आ गए। टैमसी कभी नहीं सोचा था कि वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट अपने साथियों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, पर अब कोई और रास्ता नहीं। डेलमॉन और उसकी वाइफ फूल उगाते हैं। वो चाहता है कि अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखे। अब उसके नज़र में अमू ही उसके लिए सब कुछ है। अमू टैमसी और ज़ांका को धमकी देती है कि क्या वो अब भी उससे लड़ना चाहते हैं। टैमसी अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट टोकुशन बाहर निकालता है। अब वो चारों उन पर हमला कर दी। अमू उन रस्सियों को देखकर हैरान थी। फिर वो रूडो और बाकियों से कहती है कि वो उन्हें ख़त्म कर दे, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। टैमसी बताता है वो जितना ज़्यादा हिलेंगे रस्सी उन्हें उतना ही ज़्यादा टाइट करता ही जाएगा। रूडो और बाकी उसके वश में पागल हो गए थे। अमू कहती है वो बहुत ही बुरा इंसान है जो अपने दोस्तों की परवाह नहीं कर रहा। तभी टैमसी उन्हें रस्सियों से बांध देता है। जाता है। लपेटना पूरा हुआ। और साथ ही वो अमू को भी पकड़ ली। ग्रीस, मीमा और इंजिन सेफ थे, यानी वो उसके वश में नहीं था। मास्क पहनने से वो बच गए। अमू चिल्लाते हुए बोलती है वो बहुत ही बुरा इंसान है, मेरी हिफाजत करो। जो सुनकर फिर से वो पागल हो गए। ज़ांका देखता है कि डेलमॉन, रियू, रूडो और फोलो उस रस्सी को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, जिसे उनके शरीर से खून बह रहा था। अमू का चिल्लाना और अपने साथियों का ये पागलपन देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। बहुत हुआ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। टैमसी उस रस्सी छोड़ने से वो सब उस बिल्डिंग की गहराई में जाकर पड़ जाते हैं। टैमसी, तुमने क्या किया? क्या किया? टैमसी को लगता है कि सब ठीक है, पर ज़ांका उस पर चिल्लाने लगता है। अमू बोलती है ये सब उसी की बेरहमी की वजह से उसके दोस्तों सभी मौत के कगार पर है। टैमसी एकदम खामोश खड़ा था। फिर वो ज़ांका से कहता है क्या तुम वो बात भूल गए कि वो सब एक वार के नुकसान को झेल सकते हैं, चाहे वो कितना भी खतरनाक हमला हो। उन सभी ने अपने ऊपर एक मंत्र ड्रॉ करवाया था रैमलिन से। इंजिन भी जाग गया और अम्मू का बूट अब उसके पास है। ऑन द अदर साइड सैमियो ने रूडो की तस्वीर को देखकर स्टक हो गई थी। मुझे उम्मीद है उन्हें बॉर्डर के बारे में जानकारी मिली गई होगी। देन आर्का ज़ेमियो से पूछता है कि आखिर उस दिन वो रूडो के अंदर ऐसा क्या देखा जो उसे परेशान कर रही है। अमू चिल्लाकर बोलती है कि वो उसे उसका बूट वापस कर दे, वो ये किसी को नहीं देना चाहती। मीमा ग्रीस से कहती है जब उसने इंजन को फर्स्ट एड किया था तब वो ठीक था, बस बेहोश होने का नाटक करके सही मौके का इंतज़ार किया। इंजन अमू से कहता है वो अपने मंत्र हटाकर सबको पहले जैसा कर दे, फिर वो बूट उसे दे देगा। अमू बताती है कि वो एक बूट पहनकर अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए अब वो उसकी रक्षा नहीं करेंगे। जैसे ही डेलमॉन को होश आई वो टैमसी और ज़ांका से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। टैमसी सब बताता है कि वो अपनी महक की ताकत से वो उनके प्यारे लोगों बनने का नाटक किया और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, जो सुनकर डेलमॉन उदास हो गया था। ज़ांका को समझ आ गया था कि ये बहुत ही बुरी ताकत है, ख़ासकर उनके लिए जिन्होंने अपना ख़ास खोया हो। जितना वो खुशहाल वक्त होती है वो उतनी ही दर्द भरी असलियत में लौटता है। बहुत ख़तरनाक है। सभी अपना मास्क पहन लिया था। खैर इंजन वो बूट उसे वापस लौटा दी। हालांकि इंजन को ये पता है एक इंस्ट्रूमेंट के बिना वो एक मामूली और कमज़ोर लड़की है। अमू अपनी घर की चिंता कर रही थी कि वो सब मिलकर उसे बर्बाद कर दिया। वही वो सब अपनी खुशहाल यादों की वजह से उदास थे। ज़ांका तो परेशान हो गया था उस लड़की से। तभी रूडो अपना मास्क उतार दी और उसके तरफ आगे बढ़ता है। सैमियो बोलती है मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को देखा है, पर जो रूडो में देखा था वो आज तक किसी में नहीं देखा। उसमें कुछ तो अजीब है।
वो उसे बहुत ही बुरी तरह मारते ही जाता है। रूडो के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, जैसे कोई शराब हो। ग्रीस और एंजिन उसे रोक लेते हैं। ग्रीस कहता है कि इस हद तक जाने की क्या ज़रूरत है, वो तो एक लड़की है। तो क्या हुआ, एक लड़की है तो मैं इसे इसका सज़ा ना दूँ? इसकी धोखे की वजह से हम सब मरते मरते बच्चे हैं। इसने जो किया उसके लिए कुछ नहीं। खैर, एंजिन पूछता है, अब बताओ हम इसे जानकारी कैसे निकलवाएं? जो सुनकर वो फ्रीज हो जाता है। एंजिन उसे अपने साथ ले चलता है और कुछ नहीं कहता। रूडो को ये रियलाइज़ हो गया था कि जो उसने किया वो गलत था। हालांकि वो ऊपर या नीचे हो, उसके अंदर जो नफ़रत और गुस्सा है वो नहीं बदला। इससे वो गिल्टी फील करता है। मीमा भी अमू से माफ़ी मांगती है। अमू कहती है कि यहाँ आने से उसे अपना पहला प्यार मिला था। साथ ही वो फरिश्ते को देखा जो स्पायराइड और ग्राउंड के बीच आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड्स एंड होता है। अगले एपिसोड्स मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।